नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है और सेट का जो हमने शुरुआत किया था वर्दी सीरीज, उसी वर्दी सीरीज के तहत एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं लेकर के सेट नंबर 48, जो कि 47 तक अभी आपका हो चुका है। सैटरडे को जो 48 हुआ था उसी का ये वीडियो है। थोड़ा सा लेट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर वीडियो मिल रहा है और आप प्रैक्टिस को पूरी तरह से बेहतरीन कर रहे हैं, ये हमें उम्मीद है। और आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का पहला सेट वर्दी सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके लिए। ऊंची उड़ान वादा सफलता का आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये, किस देश ने या किस देश के साथ भारत ने पिथौरागढ़ में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण नाम का अभ्यास किया है। तो सूर्य किरण नाम के साथ जो अभ्यास हुआ ये भारत और नेपाल के साथ कराया गया है। ये पिथौरागढ़ जो है उत्तराखंड में है और ये 20 सितंबर 2025 को कराया गया और ये 15वां संस्करण था। याद रखिएगा क्या था, ये 15वां संस्करण था। ये दोनों देश के बीच में जो है यह एक मिलिट्री एक्सरसाइज कराया जाता है जिसको इन्फेंट्री बटालियन जो है वो लीड करते हैं। 2000 जो आखिर हुआ था 2019 में हुआ था, फिर से एक बार इसको बहाल किया गया, फिर से इसको शुरुआत किया गया। तो ये क्या 15वां संस्करण था। वहीं बात करेंगे भारतीय सशस्त्र बल द्वारा मई 2025 में भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जो पीओके रीजन था जिस पर एक आतंकवादी जो है बुनियादी ढांचे पर सटीक हमला किया था। याद करिए, धर्म के नाम पर जो है लोगों को पहलगाम में मारा गया था, उसी से ये संबंधित आपको बात कर रहा है। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि भारत ने इसके बदले कौन सा जो है वो ऑपरेशन चलाया था। ये ऑपरेशन जो है वो आपको सिंदूर जो है, ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था मई में। याद कर लीजिएगा 6-7 मई को जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जो कि पहलगाम का घटना घटा था उसी का बदला लेने के लिए भारत ने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर को जो है वह चलाया था। ये कहाँ पे, तो पहलगाम में, याद रख लीजिएगा। बाकी ऑपरेशन विजय वगैरह का संबंध जो है आपको पता होगा, भारत ने जो कारगिल फतह किया था उसको लेकर के है। डाक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जुलाई 2025 में भारतीय शहरों में पता विवरण की सटीकता, यानी पता विवरण को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत होता था, इसकी वजह से ये बहुत डिले काम करता था। तो इसको देखने के लिए जियो कोडेड एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम लाया गया है। याद कर लीजिएगा ये क्या लाया गया, तो एक डिजिटल कोडेड जो है एड्रेस सिस्टम लाया गया। ये कौन सी नीति के तहत लाया गया है, तो ये राष्ट्रीय डिजिटल पता नीति जो है इसके तहत जो है यह एक लाया गया है, डिजिटल हब के तहत जो है इसको लाया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो डिजिटल हब होगा किसको लेकर के, तो जो रेफरेंस है, जो जगह का नाम दिया गया है या एक यूनिक जो है वह वर्चुअल कोड मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि आराम से जो है वह जगह पर सामान पहुंचा जाएगा। डीजी पिन एक मिल जाएगा, यानी जैसे आप जिप कोड और ये सब देखते हो वैसे ही एड्रेस का भी क्या होगा, एक डीजी पिन मिल जाएगा। उस डीजी पिन के तहत या उस डिजिटल कोड के तहत आसानी से क्या होगा कि वह लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये 10 अंकों का ये कोड होगा, 10 अंकों का ये कोड होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, ये 10 अंकों के कोड होंगे तो आसानी से पता क्या होगा, मिल जाएगा। नहीं तो पता होगा आपको कि इस चक्कर में क्या होता था कि भारत को बहुत सारे जो है नुकसान, 14-15 बिलियन का जो है वो नुकसान होता था। कारण क्या था इसका, सिंपल सा कारण ये था कि एक ही काम को 2-4 बार करवाना पड़ता था। क्यों, क्योंकि कई बार एड्रेस जो होता वो प्रॉपर नहीं मिल पाता था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हाल ही में भारतीय रेलवे विभाग डिजिटलीकरण अभ्यास एकीकृत करने हेतु दक्षता को बढ़ाने के लिए कौन सा यूनिफाइड लॉन्च जो है वह एक नाम लाया है। तो ये जो लाया गया है प्लेटफॉर्म का नाम वो है इंडियन रेलवे वन, एक तरह से कह सकते हैं ऐप लाया गया है। इसका उद्देश्य ये है, दिमाग में एक बार बैठा लीजिए हाँ, इसका उद्देश्य ये है, रेलवे वन का उद्देश्य ये है कि पूरी तरह से डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा, जिससे दक्षता बढ़ जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक ही जगह पर सारे काम कर लिए। आप क्रिस नाम सुनते होंगे ना, एक अपना क्या है कि जिसमें सूचना प्रसारण या सूचना प्रणाली जो केंद्र बना हुआ, रेल सूचना प्रणाली केंद्र, जिसको आप क्रिस के नाम से जानते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन जो है उसके इन्फॉर्मेशन को और बेहतर करने के लिए इंडियन रेलवे वन जो है वह एक तरह से ऐप लाया गया। इस ऐप का उद्देश्य, ये ऐप जो है 40वां जो है वह स्थापना दिवस के अवसर पे क्या किया गया, लाया गया। इससे क्या होगा कि आपको सबसे पहला क्या होगा कि जो टिकट कैंसिल करते हैं या टिकट के बारे में आप देखते हैं वो आपको सटीकता से मिल पाएगा। साथ ही साथ आप टिकट वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको 2-3% की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि आपको रेलवे वगैरह ट्रैक करने में, प्लेटफॉर्म ट्रैक करने में भी आपको आसान हो जाएगा। साथ ही साथ कैटरिंग वगैरह की सुविधा भी आपको बेहतरीन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई शिकायत है तो वो शिकायत निवारण हो जाएगा। तो इस सब के उद्देश्य को रखते हुए एक जगह पे जो है इंडियन रेलवे वन जैसा लाया गया, ताकि एक ही बार में एक ही जगह पर आपका सारा काम हो जाए। हाल ही में चर्चित बगराम एयरबेस जो है वो किस देश में स्थित है। ये बगराम एयरबेस जो चर्चा में है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप जी का स्टेटमेंट आया था, तो उसी स्टेटमेंट को लेकर के ये चर्चा में। तो बगराम जो है ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के काबुल से जो है वह सटा हुआ लगभग 40-50 किलोमीटर सटा हुआ एक जगह है जिसका नाम क्या है, बगराम। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि बगराम में
यूएस की क्या थी, मिलिट्री सेना हुआ करती थी पहले, जिसको 2021 में उसको बाहर कर लिया गया था, ठीक है, 2021 में उसकी बाहर कर लिया गया था। इस बगराम जो एयरबेस को बनाया था वो यूएसएसआर ने बनवाया था, 1950 के दशक में यूएसएसआर ने बनाया था, बाद में यूएस ने पूरी तरह से उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया था। फिर यहाँ से यूएस क्या हो गया, निकल गया, बाद में फिर ये चर्चा में आया कि वो फिर से बगराम को क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, यानी कुछ नकेल कसने के लिए जो है अफगानिस्तान तालिबान को, उसने फिर से बोला कि हम फिर से क्या कर लेंगे, वहाँ को एयरबेस बना लेंगे। हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? एक बात दिमाग बैठा लीजिए, वन्य जीव अधिनियम जो बना 1972 में, जिसके तहत पेड़ पौधे जंगलों में या खास करके जानवरों को सुरक्षा देने के लिए अधिनियम ये लाया गया, इसमें संशोधन किया गया, या कह सकते हैं कि इसमें क्या किया गया, एक तरह से इंप्लीमेंट किया गया। और ये इंप्लीमेंट करने वाला राज्य कौन है? केरल है। जो पिनरई विजयन है, उन्होंने क्या किया, वहां पर एक संशोधन लाया, संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें यह बताया गया कि सिर्फ पशुओं को नहीं, बल्कि पशु के आसपास जो लोग रहते हैं, जो अपना जीवन गुजार रहे हैं, जिनका स्थिति उसी के आसपास गुजर रहा है, उनका भी सुरक्षा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जानवर और मनुष्य के संघर्षों को ध्यान में रखते हुए उस बीच में आ रही दिक्कतों को ठीक करने के लिए क्या किया गया है, ऐसा स्टेप लिया गया है, ना सिर्फ जानवरों के लिए बल्कि लोगों के लिए भी बात किया जा सके। इसी को लेकर के विजयन जी ने क्या किया है, वहां पर यह विधेयक पारित किया है। हाँ, राजेंद्र प्रसाद आर्लेकर जो है, आपको पता होगा, सॉरी, राजेंद्र जो है, विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो वहाँ के क्या है, गवर्नर है, और विजयन जो है वो वहाँ के सीएम है। विश्व के पहले सिनेमेटिक वेस्ट पार्क, यानी वेस्ट से जो है, वेस्ट जो हो जाता है उससे पार्क बनाया गया, और ये शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये खुर्जा उत्तर प्रदेश भारत में सिरेमिक वेस्ट पार्क एक बनाया गया, बहुत ये फेमस है खुर्जा, जहां पर सिरेमिक वेस्ट जो है वह पार्क बनाया गया है। इसी को क्या नाम है, आप यूं समझिए कि वेस्ट टू आर्ट, यानी जो वेस्ट था वस्तु उसको आर्ट में बदल दिया गया, याद रखिएगा, वेस्ट टू आर्ट, यानी उसको आर्ट में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। अब थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, ये जो कराया गया है इसमें आप इतना समझिए कि 120 कारीगर जो है यह टोटल मिलके काम किया है, और ये काम करके क्या किया है कि जो सुराही हो गया या टूट गया कुछ खिलौना या कोई प्लास्टिक की वस्तु या फिर कोई आपका किताब या फिर उस टाइप का किताब, मतलब कहने का ये हो गया कि जो केतली वगैरह जो होते हैं ना, ये सारे चीज जो है, मतलब वो जो बना हुआ होता है, ये सब टूट गया, तो इन सारे चीजों को इकट्ठा करके लगभग कहा जाता है कि 100 जो है अनोखी चीजें वहां पे छोटी बड़ी मिल करके बनाई गई है। लगभग 2 एकड़ में इसका जो है वह एरिया रखा गया है, इसका जो है 2 एकड़ में इसका टोटल एरिया रखा गया, और लगभग कहा जाता है कि 5 करोड़ 56 लाख रुपए का क्या हुआ, इसमें लागत लगाया गया, 5 करोड़ 56 लाख का लागत लगा, और 80 टन जो है वो सिरेमिक का इस्तेमाल हुआ है, और ये सितंबर से क्या कर दिया गया, आम जनता के लिए खोल दिया गया। तो आप कुल मिलाकर के बात इतना समझ लीजिए कि जो बेकार हो जाते थे या जो वस्तु फेंका जाता था, जिसमें सुराही हो जाएगा, केतली हो जाएगा, डब्बा हो जाएगा, डिब्बी हो जाएगी, या कह सकते हैं कि खास करके कप हो जाएगा, ये सारा चीज जो वेस्ट हो जाता तो उसको आर्ट में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, और ये 2 एकड़ में लगभग 5 करोड़ 56 लाख रुपया लगा करके इसकी शुरुआत की गई है। हिम तेंदुआ को पूर्ण जनसंख्या का आकलन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य, और राज्य में कौन बन गया, तो ये बन गया आपको कौन सा, तो ये आपको उत्तराखंड जो है, या सॉरी उत्तराखंड बोले, हिमाचल प्रदेश जो है, या एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या नाम है, पूर्ण रूप से एक राज्य बन गया। थोड़ा इसके बारे में आप जान लीजिए, तेंदुआ जानते होंगे बहुत ज़्यादा एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म होते चला जा रहा था, उसको ध्यान में रख करके इस पर फोकस किया गया, और 2025 में जो है तेंदुआ की जो संख्या है यहाँ पे वो बढ़ करके कितनी हो गई, 83 हो गई। जो पहले इसकी संख्या पहले कितनी थी, 51 थी, उसमें इसकी संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है, 51 हो गई है, सॉरी 83 हो गया। सबसे अधिक अगर तेंदुआ का बात करेगा, सबसे अधिक तेंदुआ जो है वो अकेले 477 जो है हिम तेंदुआ, वो कहाँ पे, तो वो आपको लद्दाख में। भारत में कुल तेंदुआ की संख्या का अगर बात करेंगे तो यह 718 है। इसका सर्वे कौन करता है, तो वन विभाग प्लस नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है वो मिलकर के इसका क्या करता है, आपको आंकड़ा देता है। 2025 में एशिया कप फाइनल में अपनी जीत के बाद भारत ने कुल कितने एशिया कप जीत लिए, तो भारत ने कुल मिलाकर के 2025 को जोड़ लीजिएगा तो कुल 9 खिताब जो है भारत ने अपने हासिल कर लिए। इससे पहले भारत ने 8 खिताब जो है वह अपने नाम किया था। इससे पहले भारत ने 1984 में, 1988 में, 1990-91 में भारत ने खिताब जीता, 1995 में, 2000 में, 2016 में, 2018 में, 2023 में, 2025 में, है ना, भारत ने कुल क्या किया, ये खिताब जीता है। अभी जो 17वां संस्करण हुआ है, 17वां संस्करण जो हुआ एशिया कप का 9 सितंबर को, उसमें भारत क्या किया है, पाकिस्तान को हरा करके फाइनल कप अपने हाथ लिया है। भारत में पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो सेमीकंडक्टर जो है इसका संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हैदराबाद के तेलंगाना में जो है ये पहला इनोवेशन को लेकर के एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें कहा जाता है कि जो है चिप बनाने को लेकर के ये किया जाएगा, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इससे रिलेटेड, कंडक्टर से रिलेटेड क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से रखा गया है ना। भारत को इस क्षेत्र में मजबूत बनाना है और खासी करके इसको इनोवेशन को और बेहतर करना है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 2025 मनाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा अभियान क्या है,
तो इसको लेकर के अनूठा अभियान है जिसका नाम है @24 for 23 @23 for 24। इसका मतलब ये आप समझिए कि जो हिम तेंदुआ है इसका ये दिवस एक तरह से ये मनाया जाता है। 2024 में, याद रखें 2024 में यूएन ने क्या किया था कि 23 अक्टूबर को तेंदुआ दिवस के तौर पे जो है वो मनाए जाने का, अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाए जाने का क्या किया, शुरुआत किया। और यहीं से इसी को घोस्ट ऑफ द माउंटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो है 2000 क्या नाम है 17 से ये जो था वह एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट वाले में, मतलब क्यों संकटकालीन वाले में ये इसको ला दिया गया। इसी को लेकर के जो है ये प्रोजेक्ट लाया गया। इसके अलावा बात करता है हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको आ चुका है। ये रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंक पहले जो थी वह जो है वह 85 थी, जिसमें भारत ने सुधार किया और भारत ने सुधार करके अभी क्या कर लिया, इसका 77वां जो है वह रैंक कर लिया है। और नंबर 1 पे जो है टोटल 193 देशों में सिंगापुर जो है वह नंबर 1 देश है। ये प्रतिवर्ष या 6 महीने में ये रिपोर्ट जारी करता है ताकि हर देश में वीज़ा को लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के क्या स्थिति है, इसी को देखरेख करने के लिए क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसके में कितने विजेताओं को शामिल किया है। तो राष्ट्रीय जो है शिक्षक पुरस्कार 2025 में 45 जो है वह शिक्षकों को क्या किया है, सम्मानित किया गया। 5 सितंबर 2025 को इसका घोषणा किया गया, जिसमें ये माना गया कि पुरुष जो है वह 21 और महिला जो है वह सॉरी क्या नाम है, पुरुष जो है 21 और महिला जो है वह 25 जो है इसके अंतर्गत आएंगे। 24 ना, हाँ 24, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ ये भी आप एक बात जान लीजिए कि यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात है ना, और मतलब यूपी समझ लीजिए, महाराष्ट्र समझ लीजिए आप, गुजरात समझ लीजिए आप, एमपी समझ लीजिए है ना, और बिहार समझ लीजिए। इससे 2-2 शिक्षक जो हैं वो लाएंगे। ये इसलिए ताकि जो नवीन शिक्षा है उसको, या फिर शिक्षा के प्रति समर्पण, शिक्षा के प्रति ईमानदारी, ये सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा घोषणा किया गया। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला जो है G7 का देश कौन बना है, तो देखिएगा G7 के मामले में चलेंगे तो फ्रांस जो है वो पहला G7 देश बना है। हालांकि कनाडा ने भी क्या कर दिया, इसको मान्यता दे दिया है। अगर वहीं बात करेंगे कि फ्रांस ने इसको मान्यता, तो 24 जुलाई 2025 को जो है 24 जुलाई 2025 को जो है वह क्या किया है, फ्रांस ने मान्यता दिया है। वहीं पर 21 सितंबर 2025 को जो है वो क्या किया है, कनाडा ने भी क्या किया, इसको परमिशन दे दिया। पहला देश अल्जीरिया ने इसको क्या किया था, परमिशन दिया था सबसे पहला। भारत ने भी 1988 में क्या किया, फिलिस्तीन को मान्यता दे चुका है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है। तो पेंशन को जो है पहले जितना दिया जाता था उसको बढ़ा दिया गया। पेंशन को 2 स्कीम में रखा गया है, अभी हम इस पर बात करेंगे आपसे। 2 गुना जो है वह जेपी सेनानी योजना को क्या कर दिया गया, 2 गुना बढ़ा दिया गया। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। जो कहा जाता है कि आज से 51 साल पहले जो 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी के दिमाग में आपको ये बात रखना है कि 5 जून 1974 को, याद रखें 5 जून 1974 को जो आंदोलन हुआ था, उसी आंदोलन को 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और उसमें जो पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 6 महीने से अधिक, दो स्लैब है इसमें, जिन्होंने 6 महीने से अधिक का जो अपना सजा काटा है और एक जो 6 महीने तक सजा काटा, इन दोनों का स्लैब है, तो उनको पहले 15,000 मिलता था, अब वो 30,000 हो गया। और जिन्होंने 6 महीने तक काटा है तो उनकी संख्या जो है वो मतलब उनका जो है 7500 था, वो अब बढ़ करके कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो कितना हो गया, 2 गुना हो गया। साथ ही साथ जो पेंशन था, पेंशन में कोई ये नहीं लिखा गया, मतलब जो मर गए उनको इसको लेकर के है ना, उनकी वाइफ को लेकर के पेंशन में कोई ये सुधार नहीं किया गया। टोटल 3,354 व्यक्ति हैं जिनको इसके तहत क्या किया जाता है, पेंशन के तौर पे ये दिया जाता है। और ये कब हुआ था, तो 5 जून 1974 को। जेपी आंदोलन आप नाम जानते होंगे है ना, और इस स्कीम का नाम जो है वह जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण जी के स्वतंत्रता चूंकि सेनानी थे तो सेनानी सम्मान पेंशन योजना के तहत ये दिया जाता है। किस राज्य में नारी अदालत, नहीं इससे पहले है ये क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-20 के 7 महिलाओं चैंपियनशिप को किसने जीता, तो ये चीन ने जीता है, याद रखिएगा। चीन जो है यह खिताब क्या किया है, अपने नाम किया है। चीन ने क्या किया, अभी जो राजगीर में आयोजित कराया गया था, कहाँ पे, राजगीर में आयोजित कराया था, चीन ने हांगकांग को जो है 29-21 से हरा करके यह खिताब क्या कर लिया, अपने नाम कर लिया। भारत को इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो है वह हासिल हुआ। भारत को क्या हुआ इसमें, ब्रॉन्ज मेडल। और अगला जो ये गेम होने वाला है वो जॉर्जिया में होने वाला है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है आपके स्क्रीन पर कि किस राज्य सरकार ने नारी अदालत की शुरुआत की है। नारी अदालत एक लाई गई है, ये नारी अदालत जो लाया गया है यह सिक्किम गवर्नमेंट ने लाया है। ये सिक्किम गवर्नमेंट जो प्रेम सिंह तामंग है उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसने जो है रांगपो में पहला जो अम्मा सम्मान योजना था, उस अम्मा सम्मान योजना के तहत जो है इसकी घोषणा की कि नारी अदालत जो है वो बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से एक समुदाय
सामुदायिक रूप से यूँ समझिए कि मंच दिया जाएगा जहाँ पर महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी महिलाओं का उत्थान हो सके, आत्मनिर्भरता बढ़ सके और साथ ही साथ उस अदालत में वो खुद का अपने प्रति सम्मान को पाने के लिए क्या करे, फैसला सुना सके। तो इसको लेकर के ये लाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया था? हेपेटाइटिस डी को यह कैंसरकारी घोषित कर दिया, जो कि कहा जाता है यकृत में होने वाली बीमारियां जो कि काफी भयानक रूप से हो जाती है, उसको कैंसरकारी के रूप में नाम दिया गया है। रेड 52 प्रोटीन की खोज किस विश्वविद्यालय में हुई थी? तो रेड 42 की जो खोज हुई है ये हुआ है आपको कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा जो यूएस का है ना, वहीं पर क्या किया गया, इसकी खोज हुई है ना, इसकी खोज हुई है 1980 के दशक के आसपास में जो थे डॉक्टर माइकल, उन्होंने क्या किया था, इसके प्रति अग्रसर एक ये जताया था। अगला क्वेश्चन है, फीडे 2025 में विश्व शतरंज कप का ट्रॉफी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? 2025 में इसका नाम अभी चल ही रहा है, मतलब ये जो गेम अभी हुआ है अक्टूबर नवंबर में, ये फीडे विश्व कप हुआ था और उसी दौरान जो है नवंबर में 1 नवंबर को जो इसका नाम बदला गया, जो कि हमारे मनसुख मंडाविया प्लस उस राज्य के गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के जो हैं ये सारे मिल करके, साथ ही साथ फीडे के जो अध्यक्ष हैं ये सब मिल करके इसका नाम जो है विश्वनाथ आनंद कर दिए। क्या कर दिए? विश्वनाथ आनंद कर दिए, जो कि 5 बार के विश्व चैंपियनशिप है उनके नाम पे जो है, विश्व चैंपियनशिप इनके पास है, उनके नाम पे क्या कर दिया गया, इसका नाम विश्वनाथ आनंद जो है वह कप रख दिया गया है। निम्नलिखित में से चुनना है, सुमेलित करना है आपको, मतलब कौन कौन किस देश से हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ से, कौन कौन किस देश से हैं आपको ये करना है। तो वास्को डिगामा आपको पता होगा पुर्तगाल से है, अगर एक भी आपको पता है तो शायद आप कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जरा गौर करिए, 1 का 2 वाला सिर्फ ये आंसर है, बाकी आप अपने मन से भी, अब 1 का भी अगर आपको पता है तो बाकी 2 का क्या हो जाएगा। 1 पता होगा क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के हैं जिन्होंने अमेरिका का खोज किया था, फिर कैप्टन कुक जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का, और तामशमान जो है ये हॉलैंड के थे। तो ये हो गया आपका 2 नंबर। ब्लैक होल का निर्माण कब होता है, या ब्लैक होल का निर्माण कब होता है? जब 2 तारे आपस में टकराते हैं, नहीं, उल्का पिंड के आपस में नहीं, चंद्रमा के ज्वालामुखी से नहीं, ए ऑप्शन ऊपर है, यही होगा, ये होगा। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होने से, सिकुड़ जाने से एक होल का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। एशिया के उत्तरी अमेरिका में जो जलडमरू है, मतलब एशिया व उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जो जलडमरू है वो कौन सा जलडमरू है? तो वो बेरिंग जलडमरू है, जो क्या करता है, एशिया को क्या करता है, उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ये दिमाग बैठा लिए। पाक जलडमरू जो है ये भारत को क्या करता है, श्रीलंका से अलग करने का काम करता है। भारत और श्रीलंका जो क्षेत्र देखेंगे। जो जिब्राल्टर जलडमरू है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप को किससे? अफ्रीका से। और वहीं अगर मलक्का का बात करेंगे तो इंडोनेशिया को मलेशिया से क्या करता है, ये अलग करता है। जो मलय प्रायद्वीप है ना, और सुमात्रा जो प्रायद्वीप है उसको अलग करता है। वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में, जो है इसकी आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटे राज्य को आरोही क्रम में लिखना, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो आपसे पूछ रहा है कौन कौन सा राज्य होगा, तो इसमें आपको दिमाग में बैठा लेना कौन कौन सा राज्य होगा, है ना। तो पहला आपको ये बता देना है, 1 सेकंड रुकेंगे। आइए, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा नहीं होगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, गोवा सिक्किम त्रिपुरा, गोवा त्रिपुरा सिक्किम। अब इसी दोनों में से आपको ऑप्शन के साथ जाना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है और फिर त्रिपुरा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। गोवा का अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 3702 स्क्वायर किलोमीटर है ना, 3702। वहीं अगर बात करें किसका, सिक्किम का बात करेंगे, सिक्किम का जो है 7096 जो है स्क्वायर वर्ग, और ये 10,491 है। त्रिपुरा जो है 10,491 है। वहीं अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य का बात करेंगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो सार्वभौमिक है वो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है धारवाड़ जो है एरिया, धारवाड़ जो कि कर्नाटका वाला क्षेत्र में दिखते हैं, जिसमें से आपको लौहयस्क है ना, साथ ही साथ आपको क्या नाम है, खनिज धातु जो है बहुत ज़्यादा, धात्विक खनिज बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो धारवाड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए धारवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो जो देखिए नवीनतम मतलब हो गया कि जो सबसे बाद में बना है ना, यानी जो सबसे क्या है, नया है बनने का। इसमें कर्म के आधार पर आप इसको बांट सकते हैं। तो हिमाद्री श्रेणी जो है वो सबसे नया, जो कहा जाता है 40 से 50 मिलियन जो है ईयर एगो बना है, 40 से 50। वहीं अगर हम बात करेंगे पश्चिमी घाट का, तो पश्चिमी घाट लगभग 150 मिलियन ईयर जो है वह बना है। वहीं अगर बात करेंगे अरावली का तो 350 जो है मिलियन ईयर एगो बना है। वहीं विंध्याचल का बात करेंगे तो लगभग 650 के आसपास जो है यह बना है। तो इस दृष्टिकोण से चलेंगे तो हिमाद्री सबसे नया हो जाएगा। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया गया है, तो ऋतु मानचित्र जो बनाया गया है वो बनाया गया आपको बहुसंख्यीय प्रक्षेप के आधार पर, अक्षांशों को कोण के शेप में बांट करके जो है वो ऋतु मानचित्र को बनाया जाता है। फिर इसके बाद है भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ी में जो है चंदन पाया जाता है, और उसी में कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक 80% अकेले कर्नाटक राज्यों में क्या कहता है ये पाया जाता है। यहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन होते हैं जो पाए जाते हैं, और इसकी वजह से ये आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे ज्यादा जो है मिट्टी के लिए उपयुक्त अम्लीय जो है वह सबसे ज्यादा उपयुक्त हो जाता है, जिसमें ह्यूमस और साथ ही साथ क्या कहेंगे तो कार्बनिक ज्यादा होते हैं। इस वजह से यह चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसमें जो है चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारत संसद को नया राज्य बनाने का, तो देखेंगे जो भाग 1 है जिसमें 1 से लेकर के 4 तक है, जो कि केंद्र राज्य शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के बात किया गया है। तो इसमें आंसर ये पूछ रहा है कि नए राज्यों को लेकर, तो 3 जो है नए राज्यों को लेकर भारत एक ये देश होगा, इससे भारत प्लस राज्यों का एक देश होगा, संघों का एक देश होगा, कुछ इस टाइप से आप देखेंगे। तो ये क्या है, भारत 1 में बात किया गया, 2 में भी जो है राज्य से संबंधित बात किया गया, लेकिन नए राज्य यहाँ पूछा आपको क्या कि किस प्रावधान के अंदर भारतीय संसद में नए राज्य बनाने का प्रावधान, नए राज्य बनाने का प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 3 में है। बनाने, घटाने, नाम बदलने, ये सब का 3 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के एक नए राज्य का सृजन करना किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची में आता है भैया? तो भैया जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची, उसी के अंतर्गत जो है वो आपको नए राज्य को बनाने की बात करती है, भाग 1 से लेकर के, भाग 1 में अनुसूची 1 में 1 से लेकर के 4 तक। वहीं अगर बात करेंगे दूसरी का, है ना, तो वहीं पर दूसरी का बात करेंगे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात किया गया, तीसरी में चलेंगे शपथ पे, चौथी पे चलेंगे राज्यसभा के सीट का, इस तरह से इसको दिया गया। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता का संबंध जो है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है वह आपको बात करता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 10वें मौलिक अधिकार, मतलब जो भारत में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 2002 में एक जोड़ा गया था, उसमें से पूछा कौन सा मौलिक कर्तव्य 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में है? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और दिशा, बिल्कुल 14 वर्ष के आयु की स्थिति में हो तो उसे शिक्षा का अवसर प्रदान, उन महान आदर्शों को संजोना जो अपनी, हाँ बिल्कुल सब कुछ है, लेकिन इसमें आपको ये जो है व्यक्तिगत समूह वाला जो है ये आपको आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत समूह वाला आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे 35 नंबर पे, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है, रक्षा बलों में शामिल होना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, है ना, ये कर्तव्य आपका नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बाकी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, अपने जो हमारे एंसेस्टर है उनका सम्मान करना, ये तो हमारा है ही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुसार भारत में विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होगा? तो विधानसभा का कार्यकाल पता होगा आपको कि 5 वर्षों का होता है, आप सभी जानते होंगे विधानसभा का कार्यकाल। उसके बाद किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के डैश अनुच्छेद के तहत होती है, तो 153 के तहत ये बात की कि भारत में क्या होगा, राज्य जो होंगे, राज्य के क्या होंगे, एक राज्यपाल होंगे, जो 153 में बात किया गया। नीचे कुछ राज्य और राज्यों राज्यसभा उनको आवंटित सदस्यों की सूची दी गई, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं उसको लेकर के सुमेलित करने का बात किया गया। तो मध्य प्रदेश में 16 नहीं है, मध्य प्रदेश में 11 सीट है, बाकी तमिलनाडु, महाराष्ट्र 19 में ये है, सबसे अधिक यूपी में है 31 है, सबसे यूपी में है 31। वहीं अगर कम का बात करेंगे तो आप ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे जिसमें आपको त्रिपुरा देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आगे चलेंगे तो मिजोरम चले जाएंगे, आप सिक्किम चले जाएंगे और क्या नाम है, नागालैंड चले जाएंगे, तो वहाँ पर एक एक सीट है। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में एक एक सीट है। बाकी सबसे अधिक कहाँ है, यूपी में, और बिहार में कितना है, तो 16 है। बिहार में कितना है, 16 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अनुसूचित जाति को आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो प्रावधान करता है ये अनुच्छेद 330 जो है ये बात करता है कि भारत के जो लोकसभा होंगे, है ना, लोकसभा होंगे, उसमें क्या किया जाएगा कि अनुसूचित जातियों के लिए सीट का आरक्षण का बात किया जाएगा। वहीं पर 331 में चलेंगे तो आपको आंग्ल इंडियन का 2 जो था उससे रिलेटेड बात करेगा। वहीं 332 चलेंगे तो आपको राज्य में जो है विधानसभा होंगे उसमें आरक्षण का बात किया गया। 333 में राज्य में आंग्ल इंडियन का बात किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य के आकस्मिक निधि की जो है उत्तरदायित्व का बात किसके द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है कि, एक मिनट रुकेंगे, हाँ, तो 267 के तहत जो है ना, राज्य में एक आकस्मिक निधि संसद को बनाने का अधिकार दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो आई होप आपका क्वेश्चन जो था वो पूरी तरह से क्लियर हो गया। बाकी ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट या किसी तरह का कोई गलती हो तो हमें प्लीज़ आप बताने का कोशिश करेंगे ताकि हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। बाकी आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके क्या करें कि दूर दूर तक पहुँचाएँ ताकि हमें काम करने में और मोटिवेशन मिल सके, हम और बेहतर तरीके से थोड़ा काम को कर सके। तो आई होप ये जो क्वेश्चन था यहाँ तक वो आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया। एक मिनट, क्वेश्चन राज्य, सॉरी वही हम भी देख रहे थे क्वेश्चन में, वहाँ पे राज्य की आकस्मिक निधि का बात कर, हम यहाँ केंद्र राज्य समझ रहे, राज्य का, तो ये राज्य विधानमंडल ही होगा ना, सॉरी राज्य विधानमंडल। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य की आकस्मिक अगर बात, वही हम क्वेश्चन अभी मिला के देखें, तो राज्य का जो होगा वह विधानमंडल होगा, ना कि संसद और राष्ट्रपति। ये राज्य का बात कर रहा है तो राज्य का विधानमंडल आकस्मिक निधि बनाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।
नमस्कार, उच्च उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोग सेट 48 नंबर तक पहुंच चुके हैं। और अभी आप लोग इस वीडियो के शुरुआत से लेकर के अभी तक आपने करंट अफेयर्स, आपने राजनीतिक विज्ञान, आपने भूगोल के बहुत सारे पोर्शन को कवर कर लिया है। अब आने वाले जो पोर्शंस हैं, जो सेट 48 का जो क्वेश्चन 41 नंबर से शुरू होता है, अर्थशास्त्र और इतिहास के कुछ पोर्शंस को हम आपको साथ लेकर के चलेंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 41वां नंबर जो अर्थशास्त्र से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र में जो डायरेक्ट प्रकृति से ये होती हैं उनको हम लोग कहते हैं, जैसे खनन हो गया, मछली उत्पादन हो गया। यहाँ पर सवाल सर पहले का नहीं है, यहाँ सवाल द्वितीय क्षेत्र का है कि सेकेंडरी सेक्टर से, द्वितीय क्षेत्र से हमें अर्थव्यवस्था में क्या आता है। खनन तो आएगा नहीं, वानिकी, बैंकिंग, बैंकिंग सब तृतीय क्षेत्र की चीज़ें, वहाँ सेवा दी जाती हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है द्वितीय क्षेत्र, तो उसमें क्या होगा, विनिर्माण होगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लास 9th से सवाल था, 9th के बच्चे जब शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था को तभी ये सब चीज़ें पढ़ देते हैं और बहुत ही ईजी सवाल था। उम्मीद करते हैं गलतियाँ नहीं हुई होंगी। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लेखांकन वर्ष के दौरान किस देश के सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घरेलू क्षेत्र में उत्पादित कहा जाता है। किस क्षेत्र में उत्पादित कहा जाता है जब लेखांकिक वर्ष के दौरान सभी वस्तुएं और सेवाओं का मूल्य घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग जीडीपी कह के पुकारते हैं। पूरे वर्ष का आकलन किया जाता है, आपके देश में कितना सामान निर्मित हुआ है और सेवाएं भी देखी जाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सकल घरेलू उत्पाद या उन्हें हम लोग जीडीपी कह के पुकारते हैं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद कहें या जीडीपी कहें, बात बराबर है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान समय में भारत की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। अधिकतम जो पैसे हैं, जो व्यय है, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। क्या विदेशों से वो पैसे लिया जाता है, विदेशों से उतने पैसे हमारे यहाँ नहीं आते हैं। ऋण नहीं ले सकते हैं सर, ऋण लेंगे तो भारत के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, भारत के ऊपर और दबावें होंगी, दूसरे देश और ज़्यादा हमारे ऊपर शासन करने का प्रयास करेंगे। सार्वजनिक उद्योगों से, वहाँ से भी उतने पैसे नहीं आते हैं। अगर हमें बात किया जाता है कि कहाँ से सार्वजनिक व्यय होती अधिकतम पैसा आ रहा है, तो वो राजस्व से आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, राजस्व इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इजी सवाल है। 44वां, रेखांकिक सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आधार वर्ष क्या है। इसके अंतर्गत वह पुराने आंकड़ों को संशोधित कर नए आंकड़े जारी करता है। कौन सा वर्ष है, कोई भी किताब आप पढ़ते हैं जो उसमें वर्ष लिया जाता है वो कब का लिया जाता है, वो 2011-12 का लिया जाता है, ना कि 2-4-5 का या 80-81 का या 90-91 का। हम लोग कौन से वर्ष को एनएसओ मानता है, तो वर्ष 2011 और 12 का पैमाना। आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ते होंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप लोग बात करते होंगे तो वर्ष 2011-12 ही देखा जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ष 2011-12। 45वां नंबर सवाल, बैंकों को अपने नगद शेष और कुल प्रति संपत्ति के माध्यम एक निश्चित अनुपात सुरक्षित रखना पड़ता है। इसे क्या कहा जाता है। हर जो बैंक है वो बैंक आरबीआई के पास अगर पैसा जमा करती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सैचुरेटरी लिक्विड रिजर्व कह के पुकारते हैं, और इंग्लिश में उसको हम लोग संवैधानिक तरलता अनुपात, सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो उसको हम लोग एसएलआर कह के पुकारते हैं। जब पैसा नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा हो उसमें क्या होता है, एसएलआर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर एसएलआर। ठीक है, 46वां नंबर सवाल, अर्थशास्त्र के सवाल बहुत ही ईजी हैं। अगर इससे पहले के कोई भी सेट अगर बनाए होंगे उनसे ये सब सवाल बन रहा होगा। उसके आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा प्राप्त करती है उसे जमा किया जाता है। तो जब भविष्य निधि के अंतर्गत जब पैसा जमा होती है तो सरकार जो पैसा को रखती है उसको क्या कहा जाता है, उसे जमा किया जाता है कहाँ पर, तो सार्वजनिक लेखा निधि में। ठीक है, ये पैसा कहाँ पर जमा होता है सर, ये पैसा जमा होता है सार्वजनिक लेखा निधि में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत में चालू खाता शेष मतलब कि करंट अकाउंट बैलेंस को प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित नहीं करता है। यहाँ सवाल फिर से ध्यान दीजिएगा, कौन प्रभावित नहीं करता है पूछा जा रहा है, कौन करता है नहीं। तो ध्यान रखना है कि करंट अकाउंट बैलेंस जो भारत में चालू खाता शेष है उस पर विदेशी में शुद्ध आय के तरफ वो प्रभावित करता है, विदेशी सहायता के ऊपर प्रभावित करता है, व्यापार अंतर में भी प्रभावित करता है। ये करंट अकाउंट बैलेंस प्रत्यक्ष तौर पर किसको प्रभावित नहीं करता है, तो वो राजस्व आय को प्रभावित नहीं करता है। बाकी विदेश से व्यापार प्रभावित करेगा, शुद्ध आय प्रभावित करेगा, व्यापार कैसा होगा कैसा नहीं उसको भी प्रभावित करेगा, लेकिन राजस्व आय को वो प्रभावित नहीं करता है। इस कारण से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48वां नंबर का सवाल, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
के केंद्र निर्देशक मंडल को वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामांकित किया जाता है। कितने वर्ष के लिए एक अध्यक्ष जो हैं केंद्र निर्देशक मंडल जो हैं वो नियुक्त होते हैं? तो वो नियुक्त होते हैं हमारे 4 साल के लिए, ठीक है, 4, ठीक। तो यहाँ पर 4 वर्षों के लिए किया जाता है, तो 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। निर्देशक मंडल जो अवधि होती है वो 4 वर्ष की अवधि होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39वां नंबर सवाल, और अर्थशास्त्र के सारे सवाल हम लोग अभी तक में देख चुके हैं। 1-2 सवाल और बचा हुआ है, वो करने के बाद हम लोग इतिहास की तरफ मूव कर जाएंगे। 39वां नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में पारित किया गया था। कब आखिरकार भारत में बैंकिंग हमें देखने को मिलता है, किस अधिनियम के तहत? तो ये हमारे को 1974 में देखने को मिलता है, बैंकिंग अधिनियम आता है, ठीक है, बैंकिंग विनिमय अधिनियम आता है। तो ये जो अधिनियम है 1974 में हमें देखने को मिलता है। स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में शुरू की गई थी, किस वर्ष में शुरू की गई थी? जिसमें ग्रामीणों को ये एक पहल था कि उनको रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये जो गांवों में जो ये योजना लाई गई है, ये योजना 1999 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1999 कहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, 1999 से ये योजना शुरू की जाती है, स्वयं जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो ये 1999 से ये योजना हमें देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 51वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा, इतिहास का सवाल, ठीक है, मौर्य राजा, मौर्य वंश आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हैं इनके, विष्णुगुप्त के द्वारा इसको ये किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना की गई, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन जाते हैं। तो मौर्य राजा ने श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो बता दे, श्रवण बेलगोला में जो आमरण अनशन हो रहा है, मतलब कि अपना खाना पीना त्याग देना, ये जैन धर्म का एक ये जो आमरण अनशन है ना, ये जैन धर्म पद्धति है, ठीक है। जैन धर्म में सल्ले खाना जो होता है उसमें हम लोग खाना को त्याग देते हैं, तब तक त्याग देखते हैं जब तक हमारी मृत्यु ना हो जाए। और ये जो किया गया है, ये जैन धर्म अपनाए हुए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। आपको पता होगा श्रवण बेलगोला में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था और उन्होंने अपने प्राण को सल्ले खाना के तहत त्याग दिया जैन धर्म अपनाने के बाद। तो ये किनके द्वारा किया गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जैन धर्म को अपनाया था और उन्होंने शल्य खाना के तहत श्रवण बेलगोला में आमरण अनशन करते हुए उन्होंने अपनी जान को, अपना प्राण को त्यागा है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? ठीक है, हर सभ्यता, सर सुनिएगा, हर सभ्यता, जो भी सभ्यता है वो नील नदी, कोई नदी के किनारे ही बसती है। बात करते हैं ऑप्शन में, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये सिंधु नदी के किनारे पनपी, सिंधु नदी के किनारे जन्मी। कारण क्या है कि किसी भी आम इंसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है सभ्यता में, होता क्या है कि लोग सब साथ में आकर के रहना शुरू करते हैं, और हर इंसान के लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो है जल। और जल का एक स्रोत हमें कहाँ से देखने को मिलता है? एकदम अहम स्रोत नदी से देखने को मिलता है। तो इस कारण से कोई भी अगर सभ्यता बनती है तो वो हमेशा किसी नदी किनारे ही पनपती नजर आती है। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बन रही है? इजिप्ट, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठाइए, आप मेसोपोटामिया सभ्यता भी अगर उठाइएगा तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा दजला नदी के किनारे, ठीक है, फरात नदी के किनारे, इन दो नदी के किनारे एक सभ्यता पनप रही है। तो प्लीज़ अपने कॉपी में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे से निकल रही है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो दजला और फरात नदी, ठीक है, दजला और फरात नदी के किनारे पनपती हुई नजर आती है। तो इस कारण से आपको हर सभ्यता जो है किसी नदी किनारे ही पनपती है। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता हमें पनपती हुई नजर आती है। अब एक सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? बता दे, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख बनाने का कार्य किया। उन्होंने प्रमुख शिलालेख, उन्होंने लघु शिलालेख, उन्होंने गुफा में जाकर के शिलालेख, ठीक है, पत्थर चट्टानों पर लिखने का कार्य शुरू किया है। और माना जाता है कि अशोक जो है इन्होंने लेखन कला को आगे बढ़ाया, जिस कारण से हम इतिहास जान पाते हैं। और एक बात प्लीज़ अपने कॉपी में मेंशन करिएगा, 1838 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया, और ये पढ़ने वाले जेम्स प्रीसेप हैं, ठीक है, जेम्स प्रीसेप भाई साहब हैं, ठीक है। जेम्स प्रीसेप एक बहुत बड़े इतिहासकार, एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट,
ठीक है, जिन्होंने शिलालेख को पढ़ा 1838 ईस्वी में, अशोक के शिलालेख को, और इसी अशोक के शिलालेख में उन्हें अशोक का नाम जो है वो प्रियदर्शी करता हुआ नजर आया है, कि उन्होंने अपने आप को प्रियदर्शी कह के पुकारा है, अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शिनी कह के पुकारा है। तो अशोक के बहुत सारे शिलालेख हैं, हमें हर जगह शिलालेख देखने को मिलता है। गिरनार में शिलालेख, प्रमुख शिलालेख देखने को मिल रहा है, कांधार में देखने को मिल रहा है, कालसी में देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें सांची में, सांची बता दे, सांची रायसेन के पास पड़ता है, और सांची में हमें कोई शिलालेख नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें सांची में स्तूप मिलता हुआ नजर आया है। ठीक है, हमें सांची में स्तूप मिल रहा है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अशोक ने वहाँ स्तूप बनाने का कार्य किया है, लेकिन वहाँ पे प्रमुख शिलालेख हमें नहीं मिले, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांची, क्योंकि पूछा ही जा रहा है सर कि कहाँ पर शिलालेख नहीं मिले हैं प्रमुख, तो सांची में हमें प्रमुख शिलालेख नहीं मिलते हैं, यहाँ पर हमें स्तूप मिलता हुआ नजर आया। अगला सवाल 54वां नंबर, कि वर्तमान बांग्लादेश में डाकेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में किया गया है? तो बता दें, इस समय में मंदिर का निर्माण आपको हर राजवंश के बीच में देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी राजा हो वो अपने आप के सत्ता को स्थापित करने के लिए वो मंदिरों का निर्माण कराते थे, और बांग्लादेश में जो डाकेश्वरी मंदिर है उसका निर्माण सेन राजवंश के द्वारा किया गया है। सेन राजवंश बांग्लादेश में शासन किए हैं, और इन्हीं के द्वारा जनता को ये करने के लिए, अपने आप को सर्वोच्च दिखाने के लिए डाकेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाए थे। तो ध्यान रखिएगा, सेन राजवंश होगा। अगला सवाल 55वां नंबर, कि सुल्तान इल्तुतमिश का वजीर इनमें से कौन था? ठीक है, इल्तुतमिश आपको पता है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद इल्तुतमिश सिंहासन के गद्दी पर आता है, और उनके द्वारा जो है ये सिंहासन को चलाया जाता है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इक्ता प्रणाली भी देखने को मिलता है, जो आप कुछ समय बाद विजयनगर साम्राज्य में जो देखते हैं आयंगर व्यवस्था, ठीक है, आयंगर व्यवस्था या फिर जो हम लोग नयनार व्यवस्था, आयंगर व्यवस्था जो कहते हैं, नायक जो इसको हम लोग कहते हैं, ये यही इल्तुतमिश से लिया गया, विजयनगर साम्राज्य के द्वारा लिया गया सभ्यता है, जो वो लोग वहाँ दिल्ली सल्तनत से सीख करके विजयनगर साम्राज्य लेकर के आए हैं। यहाँ सवाल है कि इल्तुतमिश का में वजीर कौन था? वजीर समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री आखिरकार कौन है? तो इसमें कौन है? निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, ठीक है, ये इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। मलिक नायक, नुसरत खां, सैयद फरक ए मुबस्सिर नहीं होंगे, निज़ामुल उल मुल्क जुनैदी जो है वो यहाँ इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगला सवाल, प्लासी के युद्ध के समय में मुगल सम्राट कौन था? प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, प्लासी का युद्ध आपको पता है, प्लासी के युद्ध के बारे में हम लोग जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। 23 जून 1757 को यह क्रांति हो रही है, और रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बंगाल के नवाब हैं। तो सर सिराजुद्दौला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये बंगाल के नवाब हैं, लेकिन सर सवाल क्या है? सवाल है कि मुगल सम्राट कौन थे? ठीक है, तो मुगल सम्राट जो है वो कौन है? वो शाह आलम द्वितीय हैं। ठीक है, ये तीन जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो तीन जो ये संगठन मिल रही है प्लासी के समय में, तो वहाँ पर हमें कौन देखने को मिलते हैं? वहाँ पे हमें सिराज उद्दौला मीर कासिम के साथ शाह आलम द्वितीय ही देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय हैं। प्लासी के युद्ध के टाइम 1757 में शाह आलम द्वितीय का ही शासनकाल चल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद जो मुर्शिदाबाद आगे जाके बन गया नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद का नाम से जाना जाता है? बंगाल का एरिया मुर्शिदाबाद, मुर्शीद कुली खां आपको नाम याद होगा, 1717 फारूक सियार आपको नाम याद होगा, जिन्होंने मुर्शीद कुली खां को वहाँ का गवर्नर बनाया आखिर में। लेकिन यहाँ पर सवाल है कि किनके द्वारा मकसूदाबाद वहाँ पर बनाया गया था? पहले मकसूदाबाद था, इसका नाम फिर परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद कर दिया गया। और ये किनके द्वारा बनाया गया है? ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के बेटे अकबर के द्वारा मकसूदाबाद का निर्माण किया गया था। तो मकसूदाबाद का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया है। अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि को धारण की थी? मतलब इन्होंने यवन साम्राज्य को हराया और किन्होंने इनकी सत्ता को स्थापित किया है? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध, जिनके द्वारा बहुत सारे किताबें लिखी गई और जिन्होंने कमल महल, ठीक है, लोटस महल, जिन्होंने बहुत सारे मंदिरों में गोपुरम बनाने का कार्य किया है, जिन्होंने कमलापुरम नामक एक सिंचाई व्यवस्था के लिए एक टैंक बनवाया है, तो ये किनके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे
प्रमुख राजा में से कृष्णदेव राय में नजर आते हैं। तो यवन साम्राज्य की उपाधि जो है वो कृष्णदेव राय के द्वारा लिया गया है। अगला सवाल, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना, तो महाजन सभा की जो स्थापना है, मद्रास महाजन की स्थापना, वो 1884 में की जाती है। और इसी के एक साल के बाद आपको देखने को मिलता है कि हमारे भारत में कांग्रेस की भी स्थापना, आईएनसी की स्थापना की गई जाती है। तो 1884 उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, 1857 की क्रांति किस वर्ष हुई है? 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, इसके प्रमुख कारण को बताना है कि आखिरकार क्या कारण था, प्रमुख कारण क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो प्रमुख कारण है वो ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियाँ हैं। क्यों नीतियाँ? क्योंकि इनके द्वारा एक नीति लाई गई है जिसमें समाज सुधार में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया 1856 में। तो ये लोग ऐसी ऐसी नीतियां ला रहे थे जिससे भारत के लोग जो हैं उससे एकदम से नापसंद कर रहे थे, उन्हें इन सारी चीज़ों से गुस्सा आ रहा था। इस कारण से हमें देखने को मिलता है कि ये लोग आक्रमण या फिर ये लोग जो है प्रमुख कारण बन जाता है 1857 के क्रांति का। और एक दो बात आपको याद रखनी है कि 10 मई ये लोग निकल जाते हैं, युद्ध मतलब कि विद्रोह छेड़ देते हैं, और उसके बाद 11 मई को ये लोग पहुंच जाते हैं हमारे बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली के लाल किला में 11 मई को। और ये जो विद्रोह है वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति जो थी, क्योंकि नीतियाँ जैसे कि उनके द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाना, शिक्षा में बदलाव, अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर बात करनी, इसी कारण से विद्रोह हर एक हिस्से में देखने को हमें मिलता है। अगला सवाल, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है? दादा भाई नौरोजी जिन्होंने स्वराज का शब्द का यूज़ किया था, तो वो स्वराज शब्द का असल मतलब क्या है? तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसका असल मतलब है स्वशासन। उनके द्वारा ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया था कि स्वराज और स्वशासन, मतलब कि हम लोग खुद से स्वराज स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कब किया, ये क्या है स्वराज का मतलब? तो यह है स्वशासन, इसका मेन मतलब है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। ड्रैन ऑफ वेल्थ थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। भारत में प्रथम महालेखाकार का कार्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जिनके द्वारा जो महालेखाकार, जहां पर सारे चीज़ों का लेखनी का कार्य किया जाएगा, सारे विवरण दिए जाएंगे, ये जो है स्थापना की गई थी 1858 ईस्वी में। ठीक है, जस्ट विद्रोह के बाद 1 साल के बाद हमें 1858 में देखने को मिलता है कि यहाँ महालेखाकार की स्थापना कर दी गई थी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ है? तो बता दें, अश्विनी जो थे वो हमारे क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे। राष्ट्रवाद की ये संगठन थी, और हमारे चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, ये सब जो है ये HRA से जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो आगे चल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन बन गया। ठीक है, सोशलिस्ट एसोसिएशन बन गया। लेकिन अश्विनी कुमार दत्त जो हैं ये हमारे क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी? जहां पर महिलाओं के द्वारा भी राष्ट्रवाद की बात की जाती है, जहां पर महिलाओं विंग के द्वारा यह किया जाता है, तो वो सुचेता कृपलानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि महिला विंग की 1940 में सुचेता जी के द्वारा किया गया था। तो उसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो समता दल सैनिक दल की स्थापना, जहां पर बहुत सारी चीज़ें खराबें चल रही थी भारत सैनिक दल में, ज़बरदस्ती इनको युद्ध में शामिल किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार किनके द्वारा जो है इस चीज़ों को ठीक किया गया? तो वो BR अम्बेडकर हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये समता या समानता चीज़ों के ऊपर बात की जा रही थी। तो इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर होंगे। तो सवाल अगर कैसे भी बनता है कि किनके द्वारा किया गया था, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कब किया गया था? तो वो 1927 ईस्वी में किया गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान किस नाम से जाना जाता था? इस समय जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये पाटलिपुत्र, ये पटना के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पहले इसकी राजधानी जो थी वो राजगीर थी। उज्जैन ने इसको क्या किया था? पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था। तो ध्यान रखना, ये वर्तमान समय क्या है? पटना के नाम से विख्यात है। तो इसका राइट आंसर पटना होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर मतलब महावीर की बात की जा रही है। पता है पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव है। यहाँ पर सवाल है कि 24वें तीर्थंकर जो है महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो वैशाली कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वैशाली कुंडग्राम 24वें तीर्थंकर है। अगर आपको याद हो, हम लोग पिछले सेट अगर जो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनको पता होगा, पहले 5वें हम लोग इन सब के ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि जैन धर्म के ऊपर। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग जैन धर्म में सल्ले खाना का भी वर्णन कर दिए हैं। तो यहाँ महावीर जिनके
के समय में जैन धर्म का एक स्वर्णकाल माना जाता है। जैन धर्म अपने एकदम ऊपर में चल रहा था, तो उनका जन्म जो है वो वैशाली कुंडग्राम में हुआ है। पाटलिपुत्र शहर को पटना नाम किसने दिया था? ठीक है, इनका जो नाम है, पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना देने वाले शेरशाह सूरी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को नाम जो है वो पटना दिया है। ठीक है, शेरशाह सूरी आपको पता है, ग्रैंड ट्रंक रोड भी इनके द्वारा बनाया जाता है। 69 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने राज्य में कृषि उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितनी नई चीनी मिलें खोलने की मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने अभी 25 नई चीनी मिलें खोलने की योजना कही है, इसमें मंजूरी दिया है, तो 25 चीनी मिलें होंगे। बिहार चुनाव आयोग ने हाल ही में किस वर्ष किसे भारत आइकॉन प्रेस मतलब आइकॉन फेस नियुक्त किया है? किनको बिहार का आइकॉन फेस नियुक्त किया गया है? तो नीतू चंद्रा जी को बिहार का जो है वो आइकन फेस नियुक्त किया गया है, नीतू चंद्रा जी को। तो इसका राइट आंसर नीतू चंद्रा होगा। 91 नंबर सवाल जहां पर है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। ये सारे प्रश्न आपको मनोज सर अपने साथ लेके चलेंगे, विज्ञान और गणित की सारी चीज़ें मनोज सर आपको आपके 71वें नंबर से लेकर के चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही टेस्ट में जुड़े रहेंगे और अपनी पढ़ाई को, अपने टेस्ट को, अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। तो मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो आज हम बात करेंगे बिहार एसआई का सेट नंबर 48 के बारे में, जिसमें हम लोग अभी साइंस और मैथमेटिक्स कवर करेंगे। इससे पहले आदित्य सर और सुमित सर ने आप लोग को अन्य सब्जेक्ट करेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब कवर करा दिया होगा, और अभी हम लोग साइंस शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 71 क्वेश्चन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश किसमें से किसमें जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक नियम है कि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाए। और एक और रूल है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण कभी भी क्रांतिक कोण से अधिक होता है, क्रांतिक कोण से कभी भी अधिक होता है। ये दो रूल फॉलो करेगा तो वही क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कौन जाता है? तो हीरा सघन माध्यम हो गया, कांच उससे हालांकि कम ही इसका ये विरल माध्यम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही जल क्या हो गया? तो जल एक तरह से विरल माध्यम हो गया, किसकी अपेक्षा? तो कांच की अपेक्षा। तो ये तो गलत हो जाता है। वायु विरल माध्यम हो गया और ये थोड़ा सघन हो गया उससे, तो ये भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे वायु क्या है? तो विरल हो जाता है, और कांच क्या हो जाता है? सघन हो जाता है। यानी 3 में तो विरल से सघन में दर्शा रहा है, तो ये तो सही नहीं होगा। एक है जो सघन से विरल में दर्शा रहा है, ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग मुख्य तौर पे ज़्यादातर हम लोग किसका लेते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, वो प्रतिबिंब जो बनाता है वो सीधा बनाता है और बड़ा बनाता है। तो चेहरा बड़ा दिख सके उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल दर्पण भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। समतल दर्पण तो समान प्रतिबिंब बनाता है, समान, ये चेहरे को बड़ा नहीं करता, तो इसलिए बहुत कम उपयोग में लाया जाता है। और उत्तल दर्पण तो बिल्कुल ही उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आगे हम लोग देख लेते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो लोहे के ऊपर जिंक की परत जो चढ़ती है उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक या जस्ता कहिए उसका परत चढ़ाया जाता है, तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? तो एक धातु पे दूसरे धातु का प्लेटिंग करना यानी परत चढ़ाना, तो एक तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये भी आ जाता है, लेकिन इसका स्पेशल नाम दे दिया गया है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, क्योंकि लोहे के ऊपर एक धातु के ऊपर दूसरा धातु का परत चढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हो जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है। लेकिन इसका स्पेशल तौर पे इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अन्य धातु जैसे कि लोहा पे अन्य भी धातुओं का परत चढ़ाया जाएगा, या जस्ता पे, तांबा पे, इन सब पे एक धातु पे दूसरे धातु का परत चढ़ाएंगे, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब आगे की बात कर लेते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा? विस्थापन, तो हम लोग कार्य का फार्मूला देखते हैं, W बराबर F इंटू डी विस्थापन हो गया, F बल हो गया, और W क्या हो गया? कार्य हो गया। यानी कि अगर विस्थापन ही शून्य हो तो उसका टोटल वैल्यू भी शून्य हो जाएगा, इस तरह एक तरह से। और तो दूरी भी कहाँ से तय करेगा? शून्य ही तो तय करेगा, यानी कि विस्थापन पे और बल दोनों पे डिपेंड करता है क्या? कार्य। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है? यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ही शून्य है, ठीक है, दूरी ही शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन भी एक तरह से क्या होगा? शून्य ही हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से भौतिकविदों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो वो कौन सा भौतिकविद है? ठीक है, तो
वो हो जाते हैं आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने ही उत्प्लावन बल का एक तरह से उन्हें अस्तित्व में लाया, ठीक है। और पास्कल ने पास्कल का दाब का नियम दिया था, कूलम्ब ने कूलम्ब का नियम दिया था, न्यूटन ने हालांकि गति का नियम दिया था, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था न्यूटन ने। अब देख लेते हैं किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा। तो हमें पता है कि पृथ्वी के केंद्र पर g का मान कितना होता है, 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर कभी भी g का मान 0 होता है, ठीक है। तो 0 होता है, तो जब g ही 0 होगा तो पृथ्वी के केंद्र पर तो वजन भी एक तरह से क्या हो जाएगा, ये भी 0 को दर्शाता है, ठीक है। वजन भी एक तरह से 0 ही हो जाएगा, ओके, 0 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, यदि एक साधारण लोलक यानी पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। आवर्तकाल का एक फार्मूला क्या होता है, t बराबर 2 पाई रूट L बाई जी हो जाता है, ठीक है। 2 पाई t बराबर यानी आवर्तकाल बराबर 2 पाई रूट L बटे जी हो जाता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, यदि साधारण लोलक का पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल यानी t प्रोपोर्शन L दिया हुआ है, यहाँ पे t प्रोपोर्शन क्या हो जाता है, L हो जाता है, ठीक है। L हो जाता है प्रोपोर्शन, t प्रोपोर्शन L हो जाता है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, ये भी बढ़ेगा। तो एक साधारण लोलक का यानी पेंडुलम की लंबाई जब बढ़ती है तो इसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शन होते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक सामान्य हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है। एक हार्मोनिक चाल की, एक सामान्य हार्मोनिक चाल की गति के बारे में दे रहा है, ठीक है। हार्मोनिक चाल अक्सर उन वस्तुओं में, जैसे कि एक स्प्रिंग हो गया, ठीक है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग, ये क्या कह रहा है कि जब ये अधिकतम त्वरण होगा, कि किस कंडीशन में अधिकतम त्वरण होगा, जब ये अपने अंतिम छोर पे यानी अंतिम बिंदु पे होगा, ठीक है। जैसे कि इसको दबाया जाएगा, इसको सबसे जहाँ तक दब सकता है वहाँ तक दबाया जाएगा तो उस समय अधिकतम त्वरण होगा। या इसको तानेंगे, जितना तन सकता है अधिकतम सीमा तक जितना तन सकता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अधिकतम त्वरण होगा, अधिकतम त्वरण। तो अंतिम बिंदु कह सकते हैं कि अंतिम बिंदु, या तो दाबने पे अंतिम बिंदु हो सकता है या उसे तानने पे, खींचने पे अंतिम बिंदु हो सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाता है, सही ऑप्शन डी हो जाता है। फिर आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने। ये कब किए थे, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम परमाणविक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, नील्स बोर ने परमाणु संरचना की बोर मॉडल प्रस्तुत किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किए हुए थे। फिर आगे की बात कर लें तो किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो परमाणु क्रमांक हो जाता है, ठीक है। किसी तत्व का अभिलाक्षणिक गुणधर्म क्या हो जाता है, तो परमाणु क्रमांक हो जाता है। फिर बात करें तो जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप। इसमें समान परमाणु क्रमांक होते हैं और भिन्न द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। और इसमें समान द्रव्यमान होते हैं, यानी कि आइसोबार में सामान्य द्रव्यमान होते हैं और भिन्न क्रमांक होते हैं। वहीं आइसोटोन में समान न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन समान होते हैं, ठीक है। और आइसोमर में क्या होता है, तो जो रासायनिक गुण होता है ना, ये समान होता है। रासायनिक सूत्र जिसे हम लोग कहते हैं, रासायनिक सूत्र जो होता है वो समान होगा, समान, लेकिन उसकी संरचना जो होगी ना, संरचना होगी वो भिन्न होती है, संरचना इसमें भिन्न होती है। आइसोमर में रासायनिक सूत्र जो होगा वो समान होगा, लेकिन जो संरचना होगी वो भिन्न होगा। वहीं आइसोटोप में समान क्रमांक होगा और द्रव्यमान भिन्न होगा। वहीं यहाँ पे द्रव्यमान भिन्न होगा लेकिन द्रव्यमान समान होगा लेकिन क्रमांक भिन्न होगा, और यहाँ पे न्यूट्रॉन समान होगा और क्रमांक भिन्न होगा। आगे की बात कर लेते हैं, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम की अर्ध आयु 1600 वर्ष है, कितने वर्ष बाद रेडियो सक्रिय पदार्थ का 25% अंश बच जाएगा। अब देखिएगा, अर्ध आयु यहाँ 16 वर्ष है, तो मान लीजिए पूरा आयु यानी कि 100%, शुरू में 100%, ठीक है, उस समय 0 वर्ष रहता है। लेकिन इसका अर्ध आयु जब होता है, अर्ध आयु यानी कि 50%, अर्ध आयु 50% हो गया, ठीक है, 50 हो गया। ये कितने वर्षों में होता है, तो 1600 वर्षों में, 1600 वर्षों में। अब इसका भी अर्ध आयु कितना हो जाएगा, 50% का 50% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा।
इसका अर्ध आयु के लिए 1600 और लग जाएगा, 1600, यानी कि 25% होते होते ये टोटल कितना वर्ष लग जाएगा, 16 16 3200 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, 3200 वर्ष लग जाएगा, जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। फिर आगे की बात कर लें तो निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, एवोगैड्रो का नियम भी गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, लेकिन ये जूल का नियम विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा के नियम से संबंधित है, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा से संबंधित है। ठीक है, उष्मा से संबंधित है, ये हालांकि गैस से संबंधित नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर आगे की बात कर लें तो बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो बायोगैस की बात कर रहा है, बायोगैस की ब्यूटेन और प्रोपेन की बात कर लें तो ये कहाँ पे प्रयोग होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, एलपीजी में, जो घरों में हालांकि चूल्हा खाना बनाने के लिए काम में आता है, वहाँ पे ये दोनों प्रयोग होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, मीथेन सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि ये बायोगैस संयंत्र में प्रयोग में लाया जाता है। इथेन ये तो सीएनजी में प्रयोग होता है, सीएनजी में इथेन का प्रयोग होता है। अब बात कर लें खाने का सोडा है, खाने का सोडा कौन सा है, खाने का सोडा हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जिसका होता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो जाता है, NaOH हो जाता है। ठीक है, NaOH हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का धोने का सोडा जिसको कहते हैं, इसका हो जाता है Na2CO3.10H2O, Na2 ये Na2CO3.10H2O, ये हालांकि सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, खाने का सोडा हो गया, ये धोने का सोडा हो गया। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2 और SO4 इसका सूत्र होता है। ठीक है, सोडियम सल्फेट ये साधारण नमक है, ये साधारण नमक हो जाता है। आगे की बात कर लें तो निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो जो हालांकि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें नाभिक नहीं होता है, क्योंकि नाभिक इसलिए नहीं उपस्थित रहता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता। एड्स जो होता है मानव प्रतिरक्षाहीनता जो है विषाणु HIV के द्वारा होता है। तो HIV तो हालांकि एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये हो जाता है, लेकिन ये रिट्रोवायरस फैमिली का हो जाता है। ठीक है, रिट्रोवायरस, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए, रिट्रोवायरस से होता है HIV। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे भाग जो होते हैं पौधों के, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये तो कोशिकांग हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिकांग हो जाते हैं, लेकिन ये क्लोरोफिल जो होता है, जो हरा भाग होता है पौधे का, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, तो हमारा यही आंसर सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। ठीक है, सहजीवी संबंध, तो ये क्या हो जाता है, तो ये तीनों के तीनों सहजीवी संबंध बनाते हैं। नाइडेरिया हो गया, कवक हो गया, आदि जंतु यानी प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, उसे आदि जंतु हिंदी में कहा जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, तो ये अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। नाइडेरिया हो गया, कवक हो गया और प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा हो जाता है, तो कोड हो जाता है, कोड। एक होता है माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। ठीक है, लेप्री, माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है जिससे कोण होता है, जो एक क्या है तो बैक्टीरिया है। ठीक है, खसरा रूबेला वायरस जिसको कहते हैं, ठीक है, उससे होता है। स्कर्वी तो ये विटामिन सी को ही कहते हैं। और मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया एक ही दिया हुआ है, कोड। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। फिर आगे की बात कर लेते हैं, तो प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था, तो ये 3 दिसंबर 1967 को क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, क्रिश्चियन नाम भी पूछता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा पहली बार 1967 में सफल हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक है, 1967 में
91 हो गया। अब देख लेते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो शिशु रोग होता है, बच्चों में रोग, ठीक है, शिशु रोग, उसका अध्ययन इसके तहत किया जाता है। पीडियाट्रिक्स के तहत शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों का रोग का अध्ययन ऑस्टियोपोरोसिस में किया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग से संबंधित है। नेत्र रोग क्या होता है? ऑप्थल्मोलॉजी जो होता है वो नेत्र रोग से रिलेटेड होता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, वो गला में होता है। इसमें से एक थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, बड़ा सा घेंघा रोग हो जाता है। तो कभी कभी पूछता है किस हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। जो किससे स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये गले में पाया जाता है, गला, ठीक है। सिर में कौन सा पाया जाता है? तो पीयूष पाया जाता है। पिट्यूटरी मतलब पिट्यूटरी ही पीयूष हो गया। पीनियल पाया जाता है, ये सब सिर में पाया जाता है। छाती में क्या पाया जाता है? तो थाइमस पाया जाता है। थाइमस एक ग्रंथि है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो पाया जाता है। और उदर में कौन सा पाया जाता है? तो उदर में दो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं मुख्य तौर पे अंतःस्रावी। वैसे बहिस्रावी अंतःस्रावी तो बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे अंतःस्रावी एक हो जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, और एक पेनक्रियाज जो मिश्रित ग्रंथि है वो पाया जाता है पेट में। फिर बात कर लें मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सांस लेने को भी हालांकि नियंत्रित करता है। यहाँ पे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ना, वो सांस लेने को भी नियंत्रित करता है और साथ ही साथ दिल की धड़कन को भी नियंत्रित करता है। अगर एक इंसान शराब पीता है ना, शराब पीने के बाद जो एल्कोहल होता है वो डायरेक्ट इसी पे असर करता है। तो कभी कभी ज़्यादा शराब पी लेने के कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसका मुख्य रीज़न होता है कि ये निष्क्रिय हो जाता है और यही कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। और जब ये निष्क्रिय हो जाएगा तो हार्ट बीट कंट्रोल नहीं होगा और वो रुक जाएगा, जिससे चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए क्या, जान के लिए भी हानिकारक होता है। अब मस्तिष्क का मध्य भाग में क्या होता है? तो जो आँख और कान वाली जो एक तरह से हिस्से होते हैं, सुनने और देखने वाला, वो इससे संबंधित होता है। मस्तिष्क का अगला भाग, ये खास करके हम लोग जो सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो वाली शक्ति यहाँ पे पाई जाती है। फिर बात कर लें अत्यधिक मात्रा में यूवी किरणों के संपर्क में आने से ... होता है। तो यूवी किरणें सूर्य से निकलती हैं, यूवी किरणें, ठीक है, और हमारे वायुमंडल में एक लेयर है, ओजोन लेयर, वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन कभी कभी वो उसको पार कर देती हैं और पहुँच जाती हैं पृथ्वी पे, और जिनके ऊपर अधिक मात्रा में पड़ जाता है तो हालांकि त्वचा पे ही पड़ेगा। त्वचा पे जब पड़ेगा तो त्वचा कैंसर ही होगा, ठीक है, त्वचा कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर। फेफड़े का कैंसर किससे होता है? तो ये नशा वगैरह करने से खास करके होता है, स्मोक, धुआं वाला नशा करने से। हालांकि केवल उसी से नहीं होता, नशा तो करने से होता है, या सिगरेट वगैरह पीने से, मतलब धुआं वाला नशा करने से। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें जो मौजूद रहते हैं विषैली गैस, उनके कारण भी होता है। रक्त कैंसर के तो बहुत से कारण होते हैं। हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उसमें भी कुछ विषाक्त होता है, उससे भी, और हवा से भी होता है। इसके अनेक कारण होते हैं रक्त कैंसर के। और यकृत कैंसर जो होता है वो तो हेपेटाइटिस बी, सी, ये वजह से ज़्यादातर होता है। अब आ गया हमारा मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन जो है? वो कह रहा है कि दो घनात्मक संख्याएं 5 संबंधी 4 के अनुपात में है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करने का फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, बटे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो क्या हो गया? 1800 हो गया, है ना, 18,000 हो गया। और नीचे क्या है? दो संख्याएं, दो घनात्मक संख्या, एक 5 दिया है और एक 4 दिया है, तो इसको हम लोग x में मान लेते हैं, 5x और 4x। तो नीचे पहली संख्या 5x है और दूसरी संख्या 4x है, ठीक है, 4x है। अब देखिए 5 चौको 20 से हम लोग काटेंगे तो एक 0 से एक 0 कट गया और यहाँ बच गया 900, है ना, 900। लेकिन x 5, इसको जब गुणा करेंगे 5 चौको 20, x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुणे x स्क्वायर होता है। तो 20 से तो ये 900 बार में कट गया। अब हमारा वैल्यू बच गया x स्क्वायर बराबर 900 हो गया, ठीक है,
एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 900 है तो एक्स का वैल्यू 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 का ही स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। अब देखिए, अब दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो अब देखिए एक्स का वैल्यू इन दोनों पे रख के गुणा कर योग कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 4 9, 9 और गुणे 30, 9 3 27, ऐसे भी हो जाएगा। या 20 25 100 कितना है 30, 5 3 15 है 150 प्लस 3 4 3 12 120 270, ठीक है 270, दोनों तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरह हो गया। तो हमारा आंसर 270 आ गया है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे एक संख्या का 4/5वां भाग, ठीक है, एक संख्या है, एक संख्या का 4/5वां भाग संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है, ठीक है। अब संख्या को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। तो अब क्या करें, 4/5वां भाग, x का 4/5वां भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 12 अधिक है, तो माइनस x गुणे 3/4 बराबर 12 कर दिए, ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4x हो गया, यानी कि 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 4 चौको 16x माइनस 5 3 15x हो गया बराबर 12। यहाँ 15x में से 16x में से 15x घटेगा तो कितना बचेगा, ओनली x बचेगा, और बटे 20 बराबर 12, है ना। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया, 12 दूनी 24, यानी कि 240, x का वैल्यू 240 आ गया। हम शुरू में मान ही लिए थे कि वो संख्या x है, तो x का वैल्यू 240 जो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, देखिए दो संख्याएं, एक a मान लिए, एक b मान लिए, एक c मान लिए, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है। यदि हम c को 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो पहली संख्या 30% अधिक होगी कि तो इसे 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या 60% अधिक है तो ये 160 हो जाएगा, है ना। जब हम 100 इसे मानते हैं तो 100 का 30% 30 ही होता है, और 30 अधिक है यानी कि 130, और ये 160 हो गया। अब उन्हीं दोनों दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। कौन से दो संख्याओं का, ये दो संख्याओं का। तो इनको अनुपात में लाने के लिए मिनिमम हम लोग मान लिखते हैं, तो एक 0 से एक 0 कट गया, तो यहाँ पे 13.16 आ गया, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। अब 99 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक फुटबॉल टीम अपने खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसने 75 मैच जीते तो उसने खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 40% हार गई यानी 60% जीत गई, और 60% कितने के बराबर है, 75 के बराबर, ठीक है। 75 के बराबर 60% है, तो टोटल मैच यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसने खेले गए मैच, उसके खेले गए मैचों की संख्या ज्ञात करना है। तो हारा वो भी खेला ही, जीता वो भी खेला ही, तो यानी कि 100% हो गया। 60% बराबर 75, तो 100% निकाल लेना है। तो ये 3 बार में और ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 25 बार में, 25 बचे 125 हमारा सही आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी में। अब आगे की बात कर लेते हैं। एक क्रिकेटर क्या कह रहा है, तो एक क्रिकेटर अपनी पहली 7 पारियों में औसत स्कोर 28 बनाता है। पहली 7 पारी में औसत स्कोर 28 है, तो 7 8 96 8 7 56 7 9 14 5 19 196 हो गया ये, ठीक है। अगली 3 पारियों में उसका औसत हो गया 32, तो 32 तिहाई 3 पारियों में 32 तिहाई 96 ये भी हो गया, ठीक है, 96 ये भी हो गया। अब क्या कह रहा है, वह स्कोर ज्ञात कीजिए जो उसे अपनी 11वीं पारी में बनाना चाहिए ताकि उसका समग्र औसत स्कोर 33 हो जाए, ठीक है। 10 पारी तो खुल गया है, अब 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा कि उसका संपूर्ण मतलब औसत 33 हो जाए। तो हम लोग 33 और 11 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो 11 पारी का टोटल स्कोर निकल जाएगा। तो 11 3 33 और 11 3 33 3 36, ठीक है, ये 11 पारी का टोटल स्कोर है। 10 पारी का ऑलरेडी यहाँ निकला हुआ है, 6 6 12 के 2 9 9 18 1 19 और 1 2, यानी कि 292 10 पारियों में बनाया है। तो 11वां पारी निकालने के लिए 11वां मतलब टोटल पारी में से 10 पारी हम लोग घटा देंगे, यानी कि 292 घटा देंगे, तो 1
और 16 में से 9 जा 7 और ये तो कट जाएगा 71। 71 हमारा सही आ जाता है ऑप्शन, 71 सही ऑप्शन आ जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।